नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार केमिस्ट्री गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में अपन ने लास्ट क्लास में आदर्श और अनादर्श विलयन पढ़ा था। आदर्श एवं अनादर्श विलयन पढ़ा था। ये जो आदर्श और अनादर्श विलयन था, इसके अपन ने समस्त प्रकार की गुणधर्म पढ़ लिए थे। इस वाले पाठ में अपन पढ़ने वाले हैं जो स्थिर क्वथी मिश्रण है। हाँ जी, स्थिर क्वथी मिश्रण, और इसके साथ साथ ही अपन कुछ अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ स्थिर क्वथी मिश्रण। देखो, मैंने इसको दूर दूर लिखा है किताब में, आपको इस पे एक ही लाइन मिलेगी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि स्थिर क्वथी मिश्रण। स्थिर का मतलब क्या है? नियत है। और क्वथी का मतलब क्या है? क्वथनांक। जिसका क्वथनांक क्या हो? नियत हो। अब नियत तो सबका ही रहता है, लेकिन वो होना क्या चाहिए? मिश्रण। तो वह मिश्रण जिसका क्वथनांक क्या हो? नियत हो, उन्हें अपन स्थिर क्वथी मिश्रण बोलते हैं। देखो, नाम में सब परिभाषा समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोलेंगे? जिनका क्वथनांक क्या हो? स्थिर हो। ऐसा मिश्रण जिनका क्वथनांक स्थिर हो, उन्हें स्थिर क्वथी मिश्रण कहते हैं। दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला लिख रहा हूं मैं, अधिकतम वाष्पदाबी। अधिकतम वाष्पदाबी तथा न्यूनतम क्वथनांकी। देखो, नाम से समझ में आ रहा है कि वाष्पदाब क्या होना चाहिए? वाष्पदाब इसका क्या होगा? अधिक होगा। और क्वथनांक इसका क्या होगा दोस्तों? न्यूनतम होगा। देखिए, जैसे किस तरह से मैं इसको एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, H2O प्लस C2H5OH, जल प्लस एथेनॉल। इसका जो मिश्रण होता है वह स्थिर क्वथी होता है। जल का क्वथनांक लिखते हैं अपन 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 पे ही उबलता है ना। क्वथनांक का मतलब होता है उबाल बिंदु, जिस पे वह उबलने लगे, यानी जिसका वाष्पदाब वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर हो जाता है। एथेनॉल जो उबलता है वो है 78.2 डिग्री सेल्सियस पर। अब देखो, मैंने लिया जल ले लेता हूँ 4.5%, और एथेनॉल ले लिया, प्रतिशत लगाया, तो इसका मतलब क्या होगा? 100वां हिस्सा। तो एथेनॉल हो जाएगा 95.5%। इन दोनों का मिश्रण लिया, यानी क्या किया दोस्तों? मैंने एक पात्र लिया, इस पात्र के अंदर 95.5 ml तो ले लिया अल्कोहल, और 4.5 ml ले लिया H2O। इन दोनों का क्या कर दिया? मिला दिया, मिक्सर कर दिया। जब इन दोनों को गर्म किया, तो इन दोनों को जब गर्म किया तो एक साथ एक ही ताप पर ये द्रव से गैस अवस्था में आने लग गए। यानी कि क्या हुआ? इनके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, दोनों ही एक ही ताप पर एक साथ उबल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इनके जो क्वथनांक है वो हो गए अब स्थिर। वो हो गए क्या? स्थिर। इसलिए ऐसे मिश्रण को क्या बोलेंगे? स्थिर क्वथी मिश्रण। अब जब मैंने ये कंडीशन लेके आया कि इसका मिश्रण कुछ इसी पैटर्न में बनाया, तो देखिए, इसका क्वथनांक यानी इसका मिश्रण का क्वथनांक होता है दोस्तों
78.1 डिग्री सेल्सियस। इसका क्वथनांक कितना होता है? 78.1 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए क्या हुआ, जब इसका क्वथनांक होना कितना चाहिए? 78.2 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का एवरेज निकालते हैं, लेकिन इसका क्वथनांक क्या है? उनकी तुलना में कम है, अर्थात इसका क्वथनांक क्या हो गया? न्यूनतम हो गया। यानी पहले की तुलना में जो मिश्रण का क्वथनांक है, दोस्तों, वह उसके अंदर उपस्थित जो अवयवी कण है, चाहे वो जल है चाहे वो एथेनॉल है, उन दोनों की तुलना में इनका मिश्रण का क्वथनांक क्या है? कम है। इसलिए इसे बोलते हैं न्यूनतम क्वथनांकी मिश्रण। आगे बात समझ में? चलो, अब इनका जो एग्जाम में डेफिनेशन आ जाए तो आपको सिंपल सी बात ये लिखनी है कि वह मिश्रण, देखिए समझ में आ जाना चाहिए, वह मिश्रण जिनका क्वथनांक क्या हो? स्थिर हो, नियत हो, उसे स्थिर क्वथी मिश्रण कहते हैं। अब इसको डेफिनेशन कैसे लिखें? तो सिंपल सी बात है, मैं बता देता हूँ। दो या दो से अधिक अवयवियों का यानी अवयव पदार्थों का ऐसा मिश्रण जो संगठन में बिना परिवर्तन हुए, उनके संगठन में बिना परिवर्तन हुए एक ही ताप पर गैस अवस्था में आ जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने लिया था, ये जल और ये अल्कोहल एक साथ उबलने लग गए, तो इसी को अपन ने क्या बोल दिया? स्थिर क्वथी मिश्रण। ये पहले प्रकार का था। दूसरे प्रकार में क्या होता है? अधिकतम को कर दो न्यूनतम, वाष्पदाबी तथा न्यूनतम को क्या कर दो? अधिकतम। उल्टा कर दिया। अब देखिए इसका भी एक उदाहरण है, मैं ले लेता हूँ H2O प्लस ले लेता हूँ HCl। H2O प्लस HCl। अभी मैंने बताया जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। HCl का क्वथनांक कितना होता है? तो 188 केल्विन होता है ना। 273 पे 0 होगा, तो 273 में से इसको माइनस कर देंगे, तो इसका क्वथनांक अगर मैं डिग्री सेल्सियस में लिखूं तो हो जाएगा 85 डिग्री सेल्सियस माइनस में। माइनस का 85 मतलब ये RT पर, कहने का मतलब RT पर क्या होता है? गैस होता है। अब आप कहोगे सर हमने तो लैब में HCl देखा था। बिल्कुल दोस्तों, वह HCl का जलीय विलयन होता है। शुद्ध अवस्था में तो HCl क्या होता है? गैस होता है। कंडीशन इसके लिए भी मैं वही अप्लाई करने वाला हूँ। इसका मैं ले लेता हूँ 20.1% विलयन, तो HCl कितना हो जाएगा इसमें? सॉरी उल्टा कर दिया। इसका हो जाएगा दोस्तों 79.1% और इसका ले लेते हैं 20.1% विलयन। 79.9% तो जल है और HCl कितना है? 20.1% है। जब इन दोनों का मिश्रण किया, इसका मतलब देखो एक बार वापस समझ लो। यहाँ पे मैंने एक पात्र लिया, इस पात्र के अंदर HCl कितना है? 20.1 ml ले लिया, और जल कितना है? तो जल है 79.9 ml जल ले लिया। इसी को बोलेंगे, जब ये दोनों जोड़ हो जाएगा 100, तो 100 का मतलब ही होगा कि ये इतना ml है, वही इतना प्रतिशत होगा। जब इन दोनों का मिश्रण ले लिया दोस्तों, तो यह एक ही ताप पर उबलने लग गया। और वह ताप कौन सा है? तो वह ताप है 381.3 केल्विन। इसका मतलब क्या हुआ? जल कितने पे उबल रहा है? तो जल, अब इसको भी केल्विन में लिख देते हैं, इसको भी एक बार केल्विन में ही मैं नोट कर देता हूँ। देखिए जल कितने पे उबल रहा है? H2O
373 केल्विन। HCl कितने पे है? तो HCl है 188 केल्विन। और इन दोनों का मिश्रण कितने पे है? तो 381.3 केल्विन। इसका मतलब क्या हुआ? जो मिश्रण बना है उसका क्वथनांक जल की तुलना में भी क्या है? ज़्यादा है, और HCl की तुलना में भी क्या है? ज़्यादा है। तो ऐसे मिश्रण को मैं क्या बोलूँगा? अधिकतम क्वथनांकी। अब इसका क्वथनांक ज़्यादा होगा तो वाष्प दाब क्या होगा? न्यूनतम होगा। जबकि इसके विपरीत क्या था? न्यूनतम क्वथनांक था। मतलब जो विलेय और विलायक का क्वथनांक है उनकी तुलना में मिश्रण का क्वथनांक कम है, इसलिए इसे नाम दे दिया न्यूनतम क्वथनांकी। जबकि इसमें विलेय और विलायक की तुलना में मिश्रण का क्वथनांक क्या है? ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसे नाम दे दिया अधिकतम क्वथनांकी। जिसका क्वथनांक ज़्यादा होता है उसका वाष्प दाब न्यूनतम होता है, और जिसका क्वथनांक न्यूनतम है उसका वाष्प दाब अधिकतम होगा। ये बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल याद रह जाएगी ना। तो बस इसी को आपको याद रखनी है। मैंने यहाँ पे खूब सारे डेटा दिए हैं दोस्तों, आपकी किताब में कहीं कोई डेटा नहीं है। अगर आपको ये डेटा याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं और अच्छी बात है, क्योंकि आपको एग्जाम में ये डेटा नहीं पूछेगा। आपको तो एक डेफिनेशन लिखनी है और उसका एक उदाहरण लिखना है कि उदाहरण H2O प्लस C2H5OH। इसका उदाहरण, तो इसका उदाहरण H2O प्लस HCl, H2O प्लस HCl। आगे बात समझ में? बस आप उदाहरण याद रख लें, आपको ये डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलो इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों अणु संख्यक गुणधर्म। अगला है जो अपना नया टॉपिक है अणु संख्यक गुणधर्म। देखिए जो विलयन है, विलयन के कई सारे गुण ऐसे होते हैं जो विलेय पदार्थ की मात्रा से संबंधित होते हैं। विलयनों के बहुत से गुण जो विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, उन सभी गुणों को अणु संख्यक गुणधर्म कहते हैं। एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ। विलयनों के कुछ गुण विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, निर्भर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे गुण हैं, निर्भर करते हैं। उन गुणों को अणु संख्यक गुणधर्म कहते हैं। गुणधर्म कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा है हिमांक में अवनमन। और चौथा है परासरण दाब। यहाँ अपन इस पाठ में वाष्प दाब में अवनमन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए वाष्प दाब में अवनमन होता क्या है, तो आप हेडिंग डालें कॉपी में, वाष्प दाब में अवनमन।
वाष्प दाब में देखिए, वाष्प दाब में अवनमन का एक फॉर्मूला लिखाया था राउल्ट के नियमानुसार, तो मैं एक लिख देता हूँ वही फॉर्मूला एक बार वापस से। राउल्ट के नियम से अवाष्पशील जो अवाष्पशील पदार्थ है उनके लिए लिखा था अपन ने P नॉट ए माइनस PA डिवाइड बाय P नॉट ए इजिकल टू था XB। ये अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया था लास्ट क्लास में। अब अपन को कुछ नहीं करना दोस्तों, XB को ही सोल्व करना। तो देखिए, मैंने आपको सांद्रता की इकाई में मोल अंश के बारे में बताया था XB है क्या, तो B है तो B के मोल ले लो डिवाइड बाय क्या ले लो, कुल मोल। तो मैं कुल मोल क्या ले लेता हूँ, Na प्लस Nb। कुल मोल कितना मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ। और भी आप ले सकते हो, लेकिन अपनी कैलकुलेशन लंबी ना हो जाए इसलिए अपन ने क्या माना है, तो केवल और केवल एक तो माना है विलायक और दूसरा माना है विलय। और भी हो सकते हैं NC, ND, N, तो इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन अपन मिश्रण में कम से कम एक विलय और एक विलायक को मान करके चल रहे हैं। जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोल डिवाइड बाय कुल मोल, ये अपन ने फॉर्मूला देखा था दोस्तों। अब अपने को क्या करना है, यहाँ याद रखना है कि n का मान होता क्या है, तो n इजिकल टू होता है W अपॉन m। n इजिकल टू क्या होता है, W अपॉन m। अब देखो W क्या है, तो W है भार, W क्या है तो भार है, और m क्या है तो m है उसका अणु भार। ये भी अपने को याद रखना है। तो देखो, अगर यदि मैं Na के बारे में लिखूं तो मेरा आंसर हो जाएगा WA अपॉन MA। इसी तरह से अगर मैं NB के लिए लिखूं तो आंसर हो जाएगा WB अपॉन MB। होगा कि नहीं होगा, बस यहाँ लाइन खींच देता हूँ। देखिए, जो Na है उसका मान इसमें रख दो, और जो Nb है वो मान मैं इसमें रख देता हूँ। Na और Nb का मान इस समीकरण में रख दिया जाए तो क्या बनता है, XB इजिकल टू WB अपॉन MB डिवाइड बाय हो जाएगा WA अपॉन MA मल्टीप्लाई हो जाएगा WB अपॉन MB। होगा कि नहीं होगा भाई, Na और Nb का मान जो अपन ने लिखा है वही तो टर्म्स यूज कर रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, जब विलयन तनु हो, जब विलयन तनु हो, जब बहुत ज़्यादा तनु कर दिया जाए तो Na का मान जो होगा साथियों बहुत ज़्यादा हो जाएगा Nb की तुलना में। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो इन दोनों का योग है, इन दोनों का जो योग है वह क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ Na प्लस Nb बराबर होगा लगभग बराबर होगा दोस्तों Na के बराबर। ऐसी स्थिति में ये वाली जो टर्म्स है, जो Nb अपॉन MB लिखा है उसका मान मैं क्या मान सकता हूँ, 0। क्या मान लूँगा, 0। तो ये वाली टर्म्स तो यहाँ से कैंसिल हो गई, बची क्या ये वाली टर्म्स। तो देखिए क्या हो जाता है, XB इजिकल टू हो जाएगा, XB इजिकल टू ऊपर है WB डिवाइड बाई है MB, नीचे आ जाएगा WA डिवाइड हो जाएगा MA। आगे बात सुनने, यहीं से मैं एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको
एम ए को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो मेरा आंसर हो जाएगा एक्स बी इजिकल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइड बाय हो जाएगा एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, कुछ नहीं किया, जो चीज़ें नॉर्मल गणित में करते हैं वही चीज़ें मैंने यहाँ कर ली। अब देखिए ये जो बना है एक्स बी का मान ये आया है, तो इस एक्स बी को अपन इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यही फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा क्या, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय हो जाएगा पी नॉट ए इजिकल टू में क्या है, तो इजिकल टू में डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइड बाय हो जाएगा एम बी इंटू डब्ल्यू ए, है ना। अब यहाँ से अगर आपको निकालना हो एम बी निकालना हो तो आप एम बी के लिए क्या करेंगे, एम बी के लिए मैं क्या करूँगा, इसको इधर ले लूँगा और ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो मेरा आंसर हो जाएगा एम बी इजिकल टू, ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा, तो ऊपर तो हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइड बाय हो जाएगा डब्ल्यू ए, ये तो मैंने ऐसे कैसे लिखा। अब देखिए ये जो संख्या है पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नॉट ए, तो ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो ये नीचे जाएगी और नीचे जाते ये क्या होगा, पलट जाएगा, तो इनटू में हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए पी नॉट ए डिवाइड बाय पी नॉट ए माइनस पी ए। ये वाला जो फॉर्मूला आया है इसी को बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। ये तो क्या है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, और संबंध किसके साथ है, अणुभार के साथ। तो यही संबंध अपने को निकालना होता है दोस्तों। इसी संबंध के बेस पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। हाँ तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना है, तो है 0.85 बार, यानी 0.850 बोलो अथवा 0.85 बोलो एक ही बात है। ये शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब है, इसका मतलब क्या है, अपने को पी नॉट ए दिया गया है, पी नॉट ए कितना दिया गया है, तो 0.850 बार दिया गया है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय को, यानी अपने को डब्ल्यू बी भी दे दिया गया है, विलेय बोल दिया ना, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। अब देखिए मैंने बताया था जो कम हो वो क्या होगा, विलेय होगा, जो ज़्यादा होगा वही क्या होगा, अपना विलायक होगा कि नहीं होगा, कई बार बता रखा। तो 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, प्राप्त विलयन। अब देखिए 39 ग्राम आया, यानी डब्ल्यू ए भी दे दिया आपको 39, डब्ल्यू बी कितना दे दिया 0.5, पी नॉट ए कितना दे दिया 0.85, और पी ए दे रहा है क्या, तो प्राप्त विलयन, यानी विलयन जो है उस विलयन के लिए दे रहा है, वाष्प दाब दे रहा है 0.845, यानी 0.845 ये भी दे दिया। अब देखिए सारी चीज़ें दे दिया, बचा क्या, तो बचा है एम ए बचा है और एम बी बचा है। पूछा क्या है, तो ये पूछ रहा है तो विलेय पदार्थ का अणुभार यानी मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो एक बार मैं यही फॉर्मूला जो अभी आपने देखा है इसी फॉर्मूले को वापस से लिख रहा हूँ। देखिए क्या होता है, एम बी इजिकल टू हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइड बाय हो जाएगा डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई हो जाएगा पी नॉट ए डिवाइड बाय पी नॉट ए माइनस पी ए। सारी वैल्यू अपने पास गिवन है, वैल्यू पुट कर दीजिए तो आ जाएगा दोस्तों डब्ल्यू बी है अपने पास 0.5 इंटू, अभी एम ए के लिए रख देते जगह,
डिवाइड बाय डब्ल्यू ए कितना है, तो डब्ल्यू है 39, डब्ल्यू नीचे आ जाएगा 39। पी नॉट ए कितना है, तो 0.850 डिवाइड बाय पी नॉट ए कितना है, तो अभी लिखा है 0.850 माइनस पी ए कितना है, तो 0.845। देखिए ये लिख रहा है एम ए और ये है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता दोस्तों C6H6। कार्बन का कितना बताया 12, तो 12 6 72 72 और 6 जोड़ेंगे तो 78, यानी बेंजीन का अणुभार कितना होगा 78। बस अपने को क्या करना है 78 लिखना है। एम ए कितना है 78, डब्ल्यू बी 0.5, डब्ल्यू ए 39। यहाँ आ जाएगा दोस्तों, संख्या रख दी। अब देखिए अगर यदि आप देखेंगे तो 78 का 0.5 से गुणा कितना होता है 39 ही तो होता है, तो ये दोनों गुणा होगा तो 39 और 39 में 39 का भाग देंगे तो ये सारी संख्या कैंसिल होगी कि नहीं होगी, होगी ना। अब बचेगी क्या, तो बचा है आपका एम बी इजिकल टू हो जाएगा 0.850 डिवाइड बाय, अब देखिए 0.850 में से 0.845 बाहर निकाल दें तो 0.850 में से 0.845 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, तो 0.005 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 जीरो, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 जीरो है, तो बस पॉइंट हटा दो पूरा ही। तो पॉइंट जैसे आप हटाएंगे तो आंसर हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 850, नीचे रह जाएगा 5, नीचे रह जाएगा 5। अब इसका भाग इसमें दे दीजिए तो एम बी इजिकल टू हो जाएगा दोस्तों 5 का भाग एक बार 3, 7 5 7 35 और 1 0, तो इसका अणुभार कितना आ गया 170, यानी इसका अणुभार हो गया दोस्तों 170। आज के लिए दोस्तों इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट अपन बात करेंगे दोस्तों इसका अन्य जो है क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों आप लोगों से यही शिकायत रहती है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हो, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ठीक है ना, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।